कल वाले जितने हमने किए थे उसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ जी। यस मैम। यस मैम। बोलिए बेटा, किसमें डाउट है? क्वेश्चन बोलिए बेटा। मैम क्वेश्चन नंबर 39 में जो बी पार्ट है वो वाला एक बार समझा दो। 39 में बी पार्ट। थर्टी नाइन तो इससे अगला है अमलगामेशन में। यस मैम। हाँ जी मैम। A and B carry on independent business and their position on 31st March 2023 are reflected in the balance sheet as given below. आपको A और B दोनों की बैलेंस शीट दी हुई है। Both of them want to form a partnership firm on 1st April 2023. The style of AB and company of the following. ये शायद हमने कल शुरू भी किया था ना, कुछ इसमें से 3 लाख की इनकी कैपिटल है। The assets of the individual business will be evaluated by the C, at which value the firm will take them over and value would be adjusted against the contribution due by A and B. इसमें तो ये वाला भी पार्ट कह रहे हो आप? हाँ हाँ बच्चे। जी। हाँ जी बेटा मैम। वो कह रहा है कि उसकी जो एसेट्स की वैल्यू है वो सी करेगा इवेल्युएट, थर्ड पर्सन उस एसेट्स की वैल्यू को इवेल्युएट करेगा और फर्म जो है वो उसी उसी रेट पे वो लेके जाएगी। अब जैसे सी ने इवेल्युएट की, सी इसमें सिर्फ इन्होंने यही बताया है कि सी इवेल्युएट करेगा। सी ने क्या इवेल्युएशन की वो सी पार्ट में बोला गया है कि वो कहता है कि स्टॉक इन ट्रेड जो है ए का 15% डाउन है। अब ए का स्टॉक इन ट्रेड कितना है? 1,70,000। अगर आप इसको 15% से कम कर दो, इसका 85% कितना आएगा? हाँ जी बोलिए बच्चे। 1,47,500। तो नीचे इसने जब इवेल्युएशन की हुई है इसमें लिखा हुआ है 1,28,500। जब इसने 43 परचेज मैम। कंसिडरेशन निकाला है तो यहाँ पर देखिए 1,07,000 की 44,500। 44,500 आ गया ये। यस मैम। ठीक है, मैं ना इसकी एक विंडो और खोलती हूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा। यो बिहेव करके बैठो बच्चे। अब मैंने इसकी दो खोल ली हैं, ठीक है। एक में आपका ये सॉल्यूशन आ रहा है, दूसरे में मैं इसका खोलती हूँ। देखिए 15% डाउन पे उससे आ गई। अब सन्ट्री डेटर्स को वो कह रहा है, एक मिनट बेटा मैं जरा इसको छोड़ के
हेलो, हाँ जी कनो हो गया। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸੋਨਿਕਾ ਮੈਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰਜਰ। ਸੋਨਿਕਾ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੋਨਿਕਾ ਮੈਮ ਨਾਲ। तो तेरी मम्मी ने क्या चार्जर देने भी सोनिका ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਨਿਕਾ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਰਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸੋਨਿਕਾ ਮੈਮ ਨਾਲ। हाँ जी, पोर्शन ऑफ सन्ड्री डेटर्स अमाउंटिंग टू 9,000 एस्टिमेटेड अनरियलाइजेबल। तो अब देखो 89,000 के आपके डेटर हैं, जिसमें से 9,000 तो बिल्कुल भी नहीं आने, तो बाकी कितने आएंगे? हाँ जी बेटा 80,000। 80,000। तो अब देखो इसने डेटर्स 80,000 के ले लिए आपके, ठीक है, क्लियर हो गया ये? हाँ जी, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? मेरे को जवाब नहीं आ रहा। किसने पूछा था ये क्वेश्चन? गर्ल्स में से किसी की आवाज आई थी बेटे, किसने किया था ये क्वेश्चन? गुंजन, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? बेटा ma'am. मेरी यस मैम। कोई क्वेश्चन किसने पुट किया था? निशु आपने किया था? मैम मे बी मनीषा। मनीषा आपने किया था ये क्वेश्चन? हिमांशी, गुंजन? मैम मनीषा ने किया है, मनीषा बोल और रही है। मनीषा की आवाज ही नहीं आ रही है। नहीं मैम, मनीषा ने ये क्वेश्चन पुट किया था, वो एक बार बोली है, अभी वो बोल नहीं रही है, पता नहीं क्यों। हाँ मनीषा, आर यू देयर? मनीषा हाल है, क्वेश्चन पूछ मैम के व्हाट्सएप और मैसेज कर रही है मनीषा। है मैम ग्रुप में यस मैम व्हाट्सएप लिखा है उसने। मैसेज कर रही है। बेटा Yes, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, अपना माइक ऑन करो, अनम्यूट करो खुद को। मनीषा अनम्यूट नहीं हो रहा आपका? आपको समझ आ रहा है क्वेश्चन? मनीषा मनीषा, नो चैट इज देयर। मैम शायद नेटवर्क इश्यूज हैं उसको, इसलिए नहीं बोल रही है वो। अच्छा ठीक है, चलो आपको एनी हाउ समझ आ रहा है ना अब ये क्वेश्चन की जो मैं करवा रही हूँ? यस मैम। अब देखिए, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स टू बी वैल्यूड एट 2,000। अब 2,750 के थे, लेकिन उसने 2,000 किया है, तो इसने यहाँ भी 2,000 कर दिया। क्लियर हो गया ये? यस मैम। अब वो क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट 1,000, तो इन्वेस्टमेंट भी 1,000 की कर दी। तो यही तो उसने कहा था ना कि सी की इवेल्युएशन के बेस पे हम करेंगे, बैंक और कैश को तो हम वैसे भी चेंज नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे बी के लिए। बी के लिए वो क्या कह रहा है, स्टॉक रिटर्न अप बाय 10%। अब स्टॉक कितने का है इसका? 98,000 का है। 10% आपने रिटर्न डाउन बाय 10%, तो 9800 कम करोगे कितना बच जाएगा इसका? 88,200। तो अब देखिए 88 कितना बचेगा? 88,200। ये 1,07,000 कर रहा है। नहीं नहीं, बता था। रिटर्न अप है बेटा, रिटर्न डाउन नहीं है, रिटर्न अप है। 98,000 में 10% ऐड करना है, 9,800 ऐड करना है। 107,800। ठीक है, ये आ गया। सन्ड्री डेटर्स जो है एडमिटेड करने हैं 85% ऑफ देयर वैल्यू, रेस्ट ऑफ द एसेट्स टू बी अज्यूम्ड एट बुक वैल्यू। तो फर्नीचर आपकी 1766 पे ही आएगी, कैश और बैंक भी सेम आएंगी। और जो सन्ड्री डेटर्स हैं 37,000 का 85% लेना है। तो 37,000 का 85% 3140 आ गया। बाकी तो हमने यस बुक वैल्यू पे ही मैम। लेना है। तो यही था इसका बी पॉइंट, और तो कुछ नहीं था। अभी कोई डाउट है इसमें?
मैम नो मैम। हाँ जी बेटा बोलो। मैम इसमें जो कैश टू बी इंट्रोड्यूस लिखा है लास्ट पॉइंट, हाँ उसको मैम बैलेंस शीट में एसेट में बैंक से मैम ऐड और माइनस किया गया है। और कैसे मैम मतलब वही कहाँ पर लिखा हुआ है कैश टू बी इंट्रोड्यूस? कंडीशन में ही, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन में, परचेज कंसिडरेशन में कह रहे हो? तो ओके। मैम वैल्यू आ गई 81013। हाँ बिल्कुल ठीक है। और 1750 ठीक है, वो माइनस करना है, ये लाना है। मैम सेम इलस्ट्रेशन में 43 में इन्होंने मैम करंट अकाउंट से शो कर दिया गया है, अब इसको मैम ऐड कर दिया गया है। ये मैम कंफ्यूजन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं 43 में भी ले आ जाती हूँ। मैम पॉइंट बी में ये चीज मेंशन की गई है क्या? कि ए और बी ने कंट्रीब्यूशन की है। ठीक है, वो तो करेंगे ही, उनको बंद करना है ना अपना अकाउंट। यहाँ पर वो क्या कह रहा है देखिए, सेम क्वेश्चन है। यस मैम। यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हो कि बी के करंट अकाउंट में डाल दिया इसने 1750, ये कह रहे हो आप? हैं? यस मैम। यही कंफ्यूजन कर रहा है आपको? यस मैम। और यहाँ पर उसने बी के करंट अकाउंट में नहीं डाला होगा। वहाँ पे मैम बैंक से लेस कर दिया गया है। हाँ वो मैं समझ गई आपकी बात, बहुत योर पॉइंट। इसने बैलेंस शीट बनाई है इसने, अच्छा ये है ए बी, ओके। देखिए बिकॉज दोनों क्वेश्चन सेम हैं, लेकिन दोनों में कहीं ऐसा लिखा कोई भी एक वर्ड का भी डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हम दोनों तरह से कर सकते हैं। उसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि पार्टनर्स जो है कैपिटल वो फिक्स है, और यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि करंट भी खोल सकते हैं। तो जो लेके आ रहा है वो तो कैश लेके आ रहा है, लेकिन जिसको हमने देने हैं हम पैसे देंगे नहीं उसको, उसके करंट अकाउंट में डाल देंगे। और यहाँ पर हम करंट अकाउंट खोल ही नहीं रहे हैं, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप एक नीचे फुटनोट दे दो कि हम यहाँ पर ये अज्यूम कर रहे हैं कि फर्म करंट अकाउंट खोलती है और कैपिटल फिक्स है, और वहां पर आप ये अज्यूम कर सकते हो कि फर्म जो है वो फिक्स कैपिटल नहीं है, करंट अकाउंट नहीं खोलती है, और जो कैपिटल है वो उसकी फ्लक्चुएटिंग है। बात समझ आई? दोनों में फर्क पता चला? यस मैम। अदरवाइज कुछ, हाँ जी बोलिए बोलिए। स्टेशन 40 मैम कैपिटल में मैम बैलेंस शीट में रेशियो किस में लेंगे मैम, वो कंफ्यूज कर रहा हूँ। 40 क्वेश्चन कह रहे हो? यस मैम। 40 में देखते हैं अभी 40 में भी।
पूरा मैम क्वेश्चन हो गया, बस बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट है किस रेशियो में मैम डिस्ट्रीब्यूट ये करना वाला है। कह रहे हो? Yes, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल कह रहा है ना वो, पहले तो ये यहाँ से देख लो, ठीक है। यस मैम। अब एक्स वाई जेड की जो एक्स और वाई है, ये 15 और 5 की रेशियो में है, इसकी 10,000 है। चलो अभी Yes, आगे देखते हैं वो कह रहा है कि करना क्या है हमने। दे पार्टनर्स डिसाइडेड एडमिट जेड एज ए पार्टनर, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी देयर कैपिटल रेशियो। बिल्डिंग प्रोविजंस डेटर्स पार्टनरशिप वैल्यू गुडविल आ गई है, स्टॉक आ गया, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बैलेंस शीट। परचेज कंसीडरेशन आपने निकाल लिया 11,000, रियलाइजेशन निकाल लिया, इसका प्रॉफिट निकाल दिया। कैपिटल अकाउंट आपने बनाया यहाँ पर, इसको हमने क्योंकि परचेज कंसीडरेशन 11,000 देना है ना हमने जेड को, यस मैम। 11,000 हमने उसकी कैपिटल मान ली। पार्टनर्स एक्स एंड वाई ने उसको 11,000 दे दिए। देखो, अब जब हम नया पार्टनर लेके आते हैं, उसकी हमने 11,000 ली, इसका पार्टनर्स कैपिटल बनाया इसने, एक्स और वाई का अकाउंट बनाया या नहीं बनाया? यस मैम, ऊपर। कहाँ बनाया है? वो तो उसकी बुक्स में है ना, अपनी बुक्स में कह रही हूँ मैं, इसकी बुक्स में। देखो आपकी कैपिटल कितनी है, शुरू से देखो कितनी कैपिटल है, 15,000 और 5,000 थी। अब मैं एक्सेल करके दिखा रही हूँ आपको, ध्यान से देखना। ओके मैम। दिख रही है एक्सेल आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ देखिए, ये आपकी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हमारे पास दो पार्टनर हैं, यहाँ पर आपका एक्स, सॉरी एक्स आ गया, यहाँ वाई आ गया, यहाँ पर आपका एक्स वाई आ गया। इनकी कैपिटल कितनी है आपकी बुक्स में? 15,000 और 5,000, यही थी ना? यस मैम। ठीक है, हम चलो एक और भी बना लेते हैं, जेड। जेड का तो चलो 11,000 हो ही गया, उसको छोड़ो, फिर लंबा हो जाएगा नहीं तो। वैसे आपको तीनों की बना लेनी चाहिए। बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक टू प्रोविजंस, आपने रिवैल्यूएशन भी की है। उससे जो आपका प्रॉफिट आया, आपने 10,500 और 3,500 एक्स और वाई को बांटना है। 10,500 एंड 3,500, ये बात हो गई क्लियर? हाँ जी। यस मैम। यस मैम। अब आगे देखते हैं। गुडविल डेबिट टू एक्स टू वाई 7,500 एंड 2,500, 7,500 एंड 2,500, ये भी हो गया क्लियर? यस मैम। फिर आगे देखिए, हमने जेड को दे दिया 11,000, जेड की आ गई, ठीक है। अब हमने इनका निकालना है, तो इसका टोटल करिए आप। आ गया 33,000 बेटा, यस मैम। और इसका 11,000 आ गया। यस मैम। तो है कोई कंफ्यूजन अब? नो मैम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट किसी का? हाँ जी बेटा, है किसी का कोई डाउट या चलें आगे? गुड, अच्छा है आपने डाउट पूछे, मुझे अच्छा लगा, इसका मतलब ये होता है कि आप लोग कर रहे हो, ठीक है। मैम हाँ जी, 39 में जो कैपिटल और रियलाइजेशन का जो एंट्री है, उसमें अमाउंट पूछनी थी, कहाँ से आई इतनी ज्यादा? 39 में जी। अभी ले लेते हैं, एक मिनट रुको।
कहाँ पर कह रहे हो बेटा? ये वाली मैम 1,44,500? मैम नहीं हाँ, मैम, जर्नल में एंट्री में करना है। 2,76,250 34,013 है उसकी। है। 34,013 ऊपर जाना है अभी। ऊपर जाना है? मैम इसके नीचे थोड़ा सा, 4th हाँ, एंट्री। ये वाली हाँ जी मैम। 34,013। ये तो लॉस होगा ना रियलाइजेशन का, वो ट्रांसफर करना है ना हमने कैपिटल में। जब जिसकी बुक्स आप बंद कर रहे हो उसकी बुक्स का लॉस जो है रियलाइजेशन का, उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करोगे ना। ओके मैम। रियलाइजेशन अकाउंट बनाया करो ना साथ साथ, तभी पता चलेगा ना आपको। ठीक है। हेलो। ओके मैम। हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ जी, चलो हो गया। नहीं तो मैं चार्जर तो बोल दिए थे उसको, सोनिका मैम को। तो फिर हुए, उन्होंने मेरे को कमिट किया है कि मैं, 1 मिनट बेटा, कि मैं देती हूँ। हेलो। हाँ जी बेटा। अब आगे हमने करना है इसके बाद कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टू ए कंपनी। ठीक है, आपने क्या करना है, पार्टनरशिप फॉर्म को कंपनी में करना है कन्वर्ट, या फिर सेल करना है पार्टनरशिप फॉर्म को कंपनी में। मोर और लेस दोनों चीजें सेम है। आपने सिर्फ करना क्या है कि पार्टनरशिप को खत्म करना है, उसकी रियलाइजेशन बनानी है जैसे हम खत्म करते हैं, और एंट्रीज जो है एक नई कंपनी में डालनी है। कंपनी में एंट्री डालने से क्या होगा, अब आप शेयर्स इशू करोगे, शेयर कैपिटल नहीं करोगे। ये बात समझ आ गई? हाँ जी बेटा। यस मैम। For various reasons, an existing partnership may sell its entire business to the existing joint stock company. It can also convert itself into joint stock company. The former case is the absorption of partnership firm by the joint stock company, but the latter case is floating of new company to take over the business of partnership firm. In either of the above cases, the existing partnership firm is dissolved and all the books of accounts are closed. Broadly, the procedure of liquidation of partnership business is same as what has already been explained in amalgamation. तो सेम ही रहेगा आपका। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन जो है वो सेटिस्फाइड रहेगा, कंपनी कितना देगी, या तो आपको वो कैश देगी या शेयर देगी या डिबेंचर देगी या दोनों का कॉम्बिनेशन देगी। समझ आ गया आपको? यस ठीक मैम। है। अब जो शेयर देगी कंपनी वो इक्विटी भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, वो एट पार भी हो सकते हैं, एट प्रीमियम भी हो सकते हैं, एट डिस्काउंट भी हो सकते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है। In the absence of any agreement, share received from purchasing company distributed among the partners. अगर कुछ ना लिखा हो तो पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो में उनके शेयर बांट देने हैं जो कंपनी से मिलेंगे। ये बात क्लियर होगी आप सबको? यस मैम। तो बाकी एंट्रीज वही रहेंगी। आपने रियलाइजेशन में सारी एसेट्स डाल दी, लाइबिलिटीज डाल दी, परचेज कंसिडरेशन निकाल दिया, उसके लिए परचेज टू रियलाइजेशन करोगे। पर रियलाइजेशन का जो लॉस या प्रॉफिट होगा वो उनकी कैपिटल में डाल दोगे। कोई एसेट पार्टनर लेके जा रहा है तो कैपिटल टू एसेट, कोई लाइबिलिटी लेके जा रहा है तो रियलाइजेशन टू कैपिटल, कोई बैंक जो है एसेट टेकन ओवर बाय कंपनी ने को जो ले लिया आपके लिए, उसके लिए बैंक कैश दे रही है कंपनी, तो बैंक टू रियलाइजेशन।
कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, एसेट टू कैपिटल, और वो कोई पर्सन लेके जा रहा है, यानी सभी एंट्रीज वही हैं जो आपने पहले की हैं। ये बात समझ आ गई आपको? हाँ, यस मैम। यस मैम। सिर्फ एंड में आपकी एंट्री जो चेंज होगी वो क्या होगी कि जब आपको पैसे मिल रहे हैं, परचेज कंसीडरेशन मिल रहा है, वो किस रूप में मिल रहा है, यहाँ पर आपके आके क्वेश्चन चेंज होता है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। यहाँ पर या तो आपको शेयर्स मिलेंगे कंपनी के, या डिवेंचर्स मिलेंगे, या कैश मिलेगा टू परचेजिंग कंपनी। ये बात क्लियर हो गई? मैम। फिर जब आपको यस मैम। परचेजिंग कंपनी ने जो भी दिया, अब आपने पार्टनर्स में बांटना है, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू शेयर्स टू डिवेंचर टू कैश, जो भी मिलेगा वो बांट दो। ठीक है, समझ आ गई आपको? यस मैम। यस मैम। बाकी सारा कुछ सेम है। गुडविल भी वही आएगी कि अगर आप ज्यादा पैसे दे रहे हो तो गुडविल में चला जाएगा, कम दे रहे हो तो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है। परचेज कंसीडर ये अच्छा उसकी बुक्स में है, कंपनी की बुक्स में अगर कंपनी कम पैसे दे रही है, परचेज कंसीडरेशन कम दे रही है, ज्यादा पैसे ज्यादा सामान ले रही है, तो इसका मतलब वो गुडविल के पैसे हैं, गुडविल में चले जाएंगे। और कंपनी ज्यादा टेकन ओवर मोर देन परचेज कंसीडरेशन, कंपनी ले ज्यादा रही है, पैसे कम दे रही है, तो कंपनी को प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और अगर कंपनी ज्यादा पैसे दे रही है तो वो गुडविल में जाएंगे। ठीक है, क्लियर? जब पेमेंट करेगी कंपनी तो फर्म डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू डिबेंचर टू बैंक। तो अब हम सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। X and Y were partnership in XY and company sharing profits in the proportion of 3:2. On 31st March 2023, they accepted the offer from P Limited to acquire at the date their fixed assets and stock at an agreed price 7,20,000. Debtor, creditor, bank overdraft would be collected and discharged by partnership firm. The purchase consideration जो है 7,20,000 है, उसमें 3,60,000 कैश मिलेगा, डिबेंचर मिलेंगे आपको 1,80,000 के, वो भी एट पार, इक्विटी शेयर भी एट पार मिलेंगे। अब इसका टोटल कर लो, 3,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,20,000 हो गए आपके 7,20,000। यस मैम। X agreed to allowed him 30,000 in compensation to be adjusted through capital accounts. ठीक है, since Y was retiring, Y was received 1,800 shares in P Limited and balance due बाकी कैश ले लेगा Y। समझ आ गया आपको? अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये आपके एसेट्स हैं। The sale of assets to P Limited took place as agreed. Debtors से हमें 60,000 मिल रहे हैं, क्रेडिटर्स हम सेटल कर लिए हैं 1,71,000 में, क्योंकि हमने खुद करने हैं, उसने बोल दिया ऊपर आपको। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटर, क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो पार्टनर्स खुद करेंगे। क्लियर लिखा हुआ है ना? तो इसका मतलब कंपनी ना तो डेटर लेके जा रही है, ना क्रेडिटर लेके जा रही है, ना बैंक ओवरड्राफ्ट, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स लेके जा रही है, स्टॉक लेके जा रही है, दो चीजें लेके जा रही है। ठीक है, यस मैम। अब Yes, यहाँ ma'am. पर देखो, डेटर्स से आपको 60,000 मिले, क्रेडिटर्स को आपको 1,71,000 देने पड़े। आपको एंट्रीज करनी है। सबसे पहले हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। रियलाइजेशन में सारी एसेट्स डाल दो और सारी लाइबिलिटीज भी डाल दो। फिर परचेज कंसिडरेशन की एंट्री आएगी बी लिमिटेड टू रियलाइजेशन। एक तरह से हमने सेल कर दी ना सारी चीजें उसको। ठीक है, क्लियर हो गई? यस मैम। और उसकी एंट्री फिर क्या आएगी? बैंक मिल रहे हैं, बैंक से हमें 3,60,000 मिल रहे हैं, डिबेंचर मिल रहे हैं, शेयर मिल रहे हैं हमें। उसने 12,000 लिखा, 18,000 होना चाहिए। देखो 1,80,000 के शेयर है ना। क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है बेटा, 12,000 नहीं है, वो 18,000 शेयर्स हैं। ठीक है, टू पी लिमिटेड 7,20,000, बैंक से आपको 60,000 मिले, कौन से? डेटर से। और लाइबिलिटीज आपने पे की तो उसके लिए क्रेडिटर डेबिट टू बैंक 1,71,000। रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो आपने दोनों को बांट दिया उनके प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में। यहाँ तक क्लियर हो गया सारा कुछ? यस मैम। अब लोन ले, जो एक्स से लोन लिया हुआ था वो भी कंपनी नहीं लेके जा रही है, वो हमने एक्स की कैपिटल में डाल दिया। लोन तो हम कैपिटल में डाल देते हैं ना, याद है? यस ठीक मैम। है,
अब एक्स कैपिटल डेबिट टू वाई कैपिटल, अभी इसने कहा ना 30,000 की कंपनसेशन देगा एक्स वाई को, क्योंकि वाई रिटायर हो रहा है। लिखा हुआ है ना आपके क्वेश्चन में, Yes, ma'am. तो ये वही है। फिर एक्स कैपिटल डेबिट टू, अब जो शेयर्स मिले हैं, इसको हमने कितने शेयर दिए हैं वाई को, अभी हमने पढ़ा था 27,000 के शेयर दिए हैं, वो कह रहा है ऊपर लिखा हुआ है, और बैंक में 18,600 दिए हैं। ये देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये देखो 30,000 की कंपनसेशन दे दी। वाई वाज टू रिसीव 1,800 शेयर्स। अच्छा, ये प्रीमियम पे मिले हैं इनको, 12,000 शेयर है ना, 1,80,000 के शेयर मिले हैं, तो कितने का हो गया, 180 डिवाइडेड 1200, 12,000 करोगे तो 15 रुपए का शेयर पड़ेगा ना। डिवाइड करके देखो, एक्सेल Yes, दिखाती ma'am. हूँ मैं। मैं 150 आ जाता है, दोबारा देना कट 150 नहीं, 15 रुपए का शेयर। देखो 1,80,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12,000 शेयर कह रहा है ना वो, Yes, तो ma'am. 15 रुपए का एक शेयर पड़ Thank गया you, ना। ma'am. अब Yes, उसको ma'am. हम कितने शेयर दे रहे हैं, 1,800 दे रहे हैं ना वाई को, Yes, ma'am. तो इंटू 15 करेंगे ना, इंटू 15, तो इसका मतलब 27,000 के शेयर दे रहे हैं ना हम उसको। Yes, ma'am. प्रीमियम की एंट्री तो पी लिमिटेड की बुक्स में आएगी ना, हमारी बुक्स में थोड़ी ना आएगी। समझ आई आपको ये बात? Yes, ma'am. यस मैम। तो अब देखिए यहाँ पर हम बाई को दे देंगे बैंक का 18,600, 27,000 के शेयर, ठीक है। अभी यहाँ से देख लेते हैं, तो 28 दो तरफ निकालते हैं। देखिए 1,800 एंड बैलेंस इन कैश, तो जितना उसका अकाउंट बन रहा है उसमें से हम 27,000 के शेयर दे रहे हैं, बाकी कैश दे देंगे उसको, उसका खत्म हो गया अकाउंट, Yes, ठीक ma'am. है। अब इसको हमने 1,800 शेयर दिए हैं और हमें 12,000 मिले हैं, तो बाकी के शेयर इसको चले जाएंगे। देखो मैं आप यहाँ कैलकुलेट करके दिखाती हूँ आपको, कितने शेयर मिले थे हमें, 12,000, 12,000 में से हमने कितने 1,800 दिए हैं उसको, 1,800 कितने रह गए हमारे, Yes, ma'am. 10,200 रह गए, Yes, ठीक है। ma'am. 10,200 और 15 रुपए का एक शेयर है, तो 1,53,000 के शेयर वाई को चले गए, ठीक है। Yes, ma'am. समझ आ गई? 1,80,000 सारे डिबेंचर भी इसको चले गए, और जो डिफरेंस रह जाएगा वो हम बैंक से पे कर देंगे। क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. तो यही हमने यहाँ रियलाइजेशन में किया, फिर बैंक अकाउंट बनाया, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, ये खत्म हो गया। समझ आ गया आपको? ये इसने निकाला भी है 15 रुपए का Yes, एक ma'am. शेयर, कर लोगे ये? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये आपने करना है आज, कन्वर्जन इनटू पार्टनरशिप फॉर्म। उसके बाद आता है आपके पास अकाउंटिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें फर्क क्या होता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। जैसे हम पार्टनर्स में क्या करते हैं, पार्टनरशिप और कंपनी का मेन डिफरेंस यही होता है कि पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कंपनी में लिमिटेड होती है। लेकिन अब नहीं, न्यू पार्टनरशिप फॉर्म आई है जिसको हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं, और इसको रीड करने के लिए मैं आप में से ही किसी को बुलाऊंगी। कुणाल आप पढ़िए पहले। In the recent times, a new form of business organization, namely the limited liability partnership, has been formed, which combines the feature of two common forms of businesses, the partnership and the company. Meaning of LLP. Limited liability partnership is a specific form of business organization consisting of partners whose liability is limited to the capital contribution made by them. It is a combination of both partnership and a company and has the characteristics of both these forms of organization. Unlike a partnership, the partners of a limited liability partnership have limited liability similar to that in the company.
which implies that personal asset of the partners will not be used for the paying of the debt of the organization. In India, all the limited liability partners are governed by the LLP Act 2008, which came into effect from April 1, 2009. मैम एनबी नु क्या कहते नोट 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 लिखते हैं ना हम, नोट हाँ जी, बिलो, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम्म, नोट दिया गया है कि आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का एक्ट जो है वो 2008 है और वो शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2009 से, और इसको आपने अपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 से कंपेयर नहीं करना है, उसके कोई प्रोविजंस इसके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। क्लियर है? यस मैम। नेचर ऑफ तो एलएलपी एलएलबी जो है वो कॉम्बिनेशन है, आपके छोटे छोटे एमसीक्यूज बन रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन है पार्टनरशिप और कंपनी का, इसमें दोनों की करेक्टरिस्टिक्स आती हैं। पार्टनरशिप की तरह इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। और कंपनी की तरह लिमिटेड होती है इसमें, और उसकी अपनी पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज का उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। नेचर क्या है? सबसे पहले लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एज ए बॉडी कारपोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्टैच्यू। बॉडी कारपोरेट है, आपको ये याद रखना है, कंपनी नहीं है, इस पे कंपनी एक्ट अप्लाई नहीं होगा, इस पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई नहीं होगा। बट ये एक लीगल एंटिटी है जो सेपरेट है अपने पार्टनर्स से, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म लीगल एंटिटी नहीं होती है, पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर से अलग नहीं होती है, लेकिन ये पार्टनर से लीगल एंटिटी अलग है। इसमें जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है and would not affect the existence rights or liabilities of the limited liability partnership. Any change in partners of limited liability partnership would not affect। वो कहता है कि अब पार्टनर्स, जब हमने अभी देखा कि पार्टनरशिप एक्ट में अगर एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होती है, तो पुरानी पार्टनरशिप हम डिसॉल्व करते हैं, नई पार्टनरशिप बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपनी वाला फैक्टर आ जाता है कि अगर कोई पार्टनरशिप चला भी जाता है तो बाकी पार्टनरशिप फर्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। क्लियर होगी ये चीज? यस मैम। अब फीचर्स हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एक तो बॉडी कारपोरेट है, आपको ये ध्यान रखना है। हेलो, हाँ चलो। चलो मैं ना अभी क्लास में हूँ, बाद में करते हूँ आपको। ना ना, it is formed and incorporated under limited liability partnership act 2008। एक तो ये बॉडी कारपोरेट है, एक इसका एक्ट जो है 2008 है। एक एनी इंडिविजुअल और बॉडी कारपोरेट भी इसका पार्टनर बन सकता है। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का, हाँ दे दो, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, कोर्ट केस में दे दो, किसी भी अच्छे बाउल में डाल के दे दो। 1 मिनट बेटा, मैं 1 मिनट वेट करना बच्चे। एक सेकेंड।
हेलो, Yes, ma'am. यस मैम। बेटा हाँ जी। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फीचर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। पहले आपने पॉइंट याद रखना है, ये पेपर में क्वेश्चन आने वाला में से है। आएगा या नहीं आएगा मैं 100% तो नहीं कह सकती, बट 90% जरूर कहूंगी, तो इसको बड़े ध्यान से करना है आपने। एक तो ये बॉडी का, इसमें से एमसीक्यू भी बहुत बनते हैं। पहला पॉइंट है ये बॉडी कॉर्पोरेट है। दूसरा जो है ये लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008 में बनाया गया है। इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी इसमें पार्टनर बन सकता है। हाँ जी बोलो। किसी में भी दे दो। एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शेल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। ये तो हमें पता ही है, पार्टनर तो 2 होंगे ही होंगे, 2 के बिना कोई पार्टनरशिप नहीं बनती है। Every limited liability partnership shall have at least 2 designated partners who are individuals and at least one of them shall be resident in India. देखिए ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। ये नहीं है कि सारे के सारे नॉन रेजिडेंट हो जाएं, कम से कम एक इंडिविजुअल होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एवरी लिमिटेड पार्टनरशिप शैल हैव ईदर वर्ड्स लिमिटेड। आपने अपने नाम के पीछे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लिखना है या एलएलपी लिखना है। समझ आ गई ये चीजें आपको? Yes, ma'am. यस मैम। क्योंकि ये लेटेस्ट है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, इसको फीचर्स अच्छी तरह से याद कर लो और इस पे आप क्वेश्चन लिख सकते हो। एलएलपी पे कोई ना कोई थ्योरी का क्वेश्चन जरूर फंसेगा, चाहे वो एमसीक्यू में फंसे, चाहे छोटे क्वेश्चंस में फंसे, चाहे बड़े क्वेश्चंस में फंसे। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, आपने इसकी थ्योरी बहुत अच्छी तरह से पढ़नी है और कुछ भी गलत नहीं करना है इसमें, आपका एक आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए। समझ आ गया आपको? Yes, ma'am. अब है बुक्स यस ऑफ मैम। अकाउंट्स हम कैसे रखेंगे। एज पर सेक्शन 34 ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शेल मेंटेन सच प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड relating to affairs of each year existence of cash or accrual basis according to double entry system। सारी बुक्स हमने वैसे ही रखनी है जैसे हम बाकी चीजों में रखते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से हमने चलना है, एक्रूअल बेसिस पे रखनी है, ठीक है। और अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी है। कहां पर रखनी है? जो इसका मेन रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, जो आपने जिस नाम पे, जिस एड्रेस पे इसको रजिस्टर्ड करवाया है। एज पर रूल 24 ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रूल्स जो हैं इसके 2009 है, एक्ट 2008 है, इस बात को आपने याद रखना है। Every limited liability partnership shall keep books of accounts which are sufficient to show and explain the limited liability partnership transactions and are such as disclose with reasonable accuracy। डिस्क्लोजर जरूरी है क्योंकि कंपनीज में हम डिस्क्लोजर करते हैं। रीजनेबल डिस्क्लोजर विद एक्यूरेसी होना चाहिए आपका। फाइनेंशियल पोजीशन जो आपने दिखानी है, जो उसकी डिस्क्लोजर भी देनी है। Enable the designated partners to ensure that statement of accounts and solvency prepared under this rules complies with the requirement of the act। तो जो इसके designated partner होंगे, जो रेजिडेंट भी हमने पढ़ा होंगे, उनको जरूरी है कि वो बताएंगे कि हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखा रही हैं और हम सॉल्वेंट हैं। सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट भी देना जरूरी है। आगे है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ shall contain particulars of all sum of money received and expended by the limited liability partnership and matters in respect of which the receipt and expenditure take place। ठीक है, तो आपने जो है जितना पैसा आ रहा है, जहां खर्च कर रहे हो, उसका सारा रिकॉर्ड रखना है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिकॉर्ड रखना है। गुड्स परचेज्ड, इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एनी अदर पर्टिकुलर्स जो है आपने सारे रखने हैं, जो हम नॉर्मली अकाउंट्स में रखते ही रखते हैं। समझ आ गई आपको? Yes, ma'am. Rule 24 of Limited Liability Partnership Rules 2009 specifies that books of accounts which a limited liability partnership is required to keep shall preserved for 8 years from the date of which they are made। अब ये क्या है आपका?
MCQ है आपका। रूल ये कहता है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 आपने आज 31 मार्च है, खत्म हो गया, इसका रिकॉर्ड अगले आने वाले 8 सालों तक आपने रखने हैं। यानी कि 8 सालों तक आपसे कोई ये पूछे कि 25 का रिकॉर्ड दिखाओ, आप मना नहीं कर सकते हो। ये बात समझ आई? यस मैम। ये आपका MCQ बन रहा है। अब आगे आता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड इंसॉल्वेंसी। एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शेल विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, 6 महीने के अंदर अंदर आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, सॉल्वेंसी स्टेटमेंट देनी है, ठीक है। और सच स्टेटमेंट शेल बी साइंड। अब इसको साइन कौन करेगा, ये बात याद रख लो, ये भी आपका MCQ बन रहा है। कौन साइन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। As per section 36 of said act, such statement of accounts and insolvency filed by limited liability partnership with registrar shall be available for inspection by any person in such manner on the payment of such fees may be prescribed। तो आपको ये रिकॉर्ड्स रखने हैं और रजिस्ट्रार के पास रखने हैं। कोई भी थर्ड पर्सन कुछ फीस देके चाहे तो आपके रिकॉर्ड्स इंस्पेक्शन कर सकता है, चेक कर सकता है रजिस्ट्रार की परमिशन से। एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शैल फाइल विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी विद रजिस्ट्रार एवरी ईयर इन सच फॉर्म एंड मैनर accompanied by such fees as may be prescribed। जो फॉर्म इशू किया हुआ है उसी फॉर्म पे आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी का सर्टिफिकेट देना है रजिस्ट्रार को, along with the फीस, जो उनकी फीस है। रूल 24 सब रूल 3 of limited liability partnership rules 2009 specify that every limited liability partnership shall file the statement of account एंड सोल्वेंसी इन फॉर्म नंबर 8। अब आपका फिर एक MCQ बन गया कि जो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोल्वेंसी देना है, विद इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म देना है, तो वो फॉर्म नंबर 8 है। कौन सा फॉर्म नंबर है आपका? 8, ठीक है। यही लिखा हुआ है ना, इन सच फॉर्म एंड मैनर और विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अब वो टाइम क्या है? विद इन ए 30 पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ 6 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखो 6 महीने आपको मिले, ध्यान से समझ लो, ये बातें मैं बार बार नहीं बताऊंगी और आप भूलना भी नहीं। इसमें से बहुत सारे MCQ आने वाले हैं। जब आपका 31 मार्च खत्म हुआ, 6 महीने के अंदर अंदर आपने अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट आपने बनाना है। किस फॉर्म में बनाना है? फॉर्म नंबर 8 में आपने वो जमा करना है 30 डेज के अंदर अंदर, यानी कि 6 month में जब आपने वो बना लिया, 6 महीने का टाइम तो आपको बनाने के लिए मिल गया, फिर 30 दिन का टाइम आपको रजिस्ट्रार को सबमिट करने का मिल गया। और रजिस्ट्रार को सबमिट करने के लिए एक फॉर्मेट होता है जिसको हम फॉर्म नंबर 8 बोलते हैं, उसमें आपने फिल करके इसको सबमिट करना है। एनी डाउट यहां तक किसी को? नो मैम। और ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के बिहाफ पे साइन कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्लियर हो गया ये? यस मैम। Every limited liability partnership has to prepare the following statement of accounts in part B of the LLP form 8 pursuant to rule 24। देखो रूल 24 ऊपर आ गया था, उसमें फॉर्म नंबर 8 का जिक्र किया था। फॉर्म नंबर 8 के पार्ट बी में आपने कौन कौन सी स्टेटमेंट प्रिपेयर करके देनी है? वो है स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर देखें तो स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी क्या होती है? हमारी बैलेंस शीट। और स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर होती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर होगी आपको? यस मैम। अब आपका है ये स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का आपका फॉर्मेट है। ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आपको इसको करने का तरीका मैंने बताना है। आपने क्या करना है, इस फॉर्मेट को पहले देख के बनाना है, दूसरी बारी बिना देखे, तीसरी बारी फिर बिना देखे, चौथी बारी फिर बिना देखे, पांचवी बारी फिर बिना देखे, तब तक बताते रहना है जब तक बिना देखे आप बिल्कुल एक भी गलती किए बिना ये फॉर्मेट नहीं बना लेते। ये बात समझ आई आपके दिमाग में? मैं आपको फिर बता रही हूँ, CMA में या कंपनी अकाउंट्स में जब CA कर रहे हो, जब CMA कर रहे हो, फॉर्मेट्स जो है दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले फॉर्मेट बनाओगे क्वेश्चन, फिर उसके अंदर करोगे।
ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो जितनी बारी आप बना सकते हो आप बिना देखे बनाओ, और तब तक बनाते रहो जब तक आप बिना देखे एक वर्ड भी, अगर ये डैश ट्रेड पेबल डैश एडवांस फ्रॉम कस्टमर लिखा हुआ है तो आपने एज इट इज कॉपी करना है इसको, एक पॉइंट भी आपने चेंज नहीं करना है फॉर्मेट में। और आपको 50% नंबर तो फॉर्मेट के ही मिल जाएंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर समझो फॉर्मेट के ही मिल जाएंगे, रादर ज्यादा। ये बात समझ आई? अगर आपका फॉर्मेट बिल्कुल ठीक है और आप फिगर्स लिखने में थोड़ी बहुत गलती से गलती हो भी जाती है, वैसे तो जिसको फॉर्मेट याद होगा वो गलती करेगा नहीं, पर फिर भी हो गई तो उतने नंबर नहीं कटेंगे जितना कि अगर आपका फॉर्मेट ठीक नहीं है तो कटेंगे। आगे कंटिंजेंट लाइबिलिटीज की भी नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है, इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आपका यही काम है कि आपने फॉर्मेट करना है। फेलियर टू मेंटेन बुक्स हैं आगे, आई थिंक कौन पढ़ेगा इसको? निशु आप पढ़िए बेटा। Okay, ma'am. Failure to maintain books of account, prepare statement of account, and solvency, etc. Any limited liability partnership which fails to comply with the provisions as set out under Section 34 shall be punishable with fine, which shall not be less than 25,000 rupees, but which may extend to 5 lakh rupees. And every designated partner of such limited liability partnership shall be punishable with the fine, which shall not be less than 10,000 rupees, but which may extend to 1 lakh rupees. देखिए वो कहता है कि अगर आप इसकी कंप्लाई नहीं करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, रूल्स जो हमारे सेक्शन 34 में दिए गए हैं, तो उसमें आपको फाइन है। फाइन क्या है? कंपनी को फर्म को तो फाइन, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को फाइन लगेगा जो 25,000 से कम नहीं हो सकता, 25,000 से कम नहीं हो सकता, और जो एक्सटेंड हो सकता है 5 लाख तक। क्लियर है ये चीज? यस मैम। और उसके बाद हर डेजिग्नेटेड पार्टनर जिसके साइन होने होते हैं उसको भी अलग से पनिशमेंट मिलेगी। उसकी पनिशमेंट है नॉट लेस देन 10,000, 10,000 से कम नहीं होगी, और दैट में बी एक्सटेंडेड टू 1 लाख, 1 लाख तक उसको पनिशमेंट हो सकती है। क्लियर? बात समझ आ गई बेटा? यस मैम। तो कंपनी को 25,000 और 5 लाख की लिमिट है, और अलग इंडिविजुअल पार्टनर को 10,000 से 1 लाख है। लेकिन पार्टनर को आपने सिर्फ पार्टनर नहीं लिखना है। कौन सा पार्टनर लिखना है? LLP। नहीं बेटा, बार बार बोल रही हूं मैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या लिखना है? डेजिग्नेटेड डेजिग्नेटेड पार्टनर। पार्टनर। हाँ, अब आगे आता है, ये तो था बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। आगे है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न भी आपने मेंटेन करनी है। एज पर सेक्शन 35 ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट 2008, एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शैल फाइल एन एनुअल रिटर्न। आपको एनुअल रिटर्न भी भरनी है जैसे कंपनियां भरती हैं, ड्यूली ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए। रजिस्ट्रार को आपने रिटर्न देनी है 60 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ अकाउंट्स। अब मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, टाइमलाइंस हमेशा याद रखनी है आपने। 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, उसके बाद आपको 6 महीने लगते हैं, 6 महीने आपको मिलते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए। 6 महीने के बाद आपको 30 दिन मिले फॉर्म नंबर 8 सबमिट करने के लिए, जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट देनी है, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब वो कह रहा है कि आपने रिटर्न भी भरनी है रजिस्ट्रार को, जिसमें आपको 60 दिन मिल रहे हैं। उसमें 30 दिन थे, इसमें 60 दिन मिल रहे हैं, और 8 साल तक अपने रिकॉर्ड रखने हैं, सारी चीजें याद रखनी है आपने। 60 डेज आपको मिल रहे हैं क्लोजर ऑफ अकाउंट से, जो क्लोजर ऑफ अकाउंट में आपने जब भी क्लोजर किया उसके बाद आपको 60 दिन के अंदर अंदर उसकी रिटर्न फाइल करनी है। उसके साथ कोई भी रिटर्न आप फाइल करते हो, एक तो वो फॉर्म में होनी चाहिए, सच फॉर्म एंड मैनर याद रख लो, हर जगह आएगा, एंड अकम्पेन्ड बाय सच फीस।
एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी जितनी भी फीस आपकी उसकी है वो भी आपको साथ देनी ही देनी है। अब यहाँ पर फिर वही आता है कि अंडर सेक्शन 35 अगर कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अपनी एनुअल रिटर्न नहीं भरती है विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, तो उसको 25,000 से लेकर 5 लाख तक का फाइन है, और उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर को 10,000 से लेकर 1 लाख तक का फाइन है। क्लियर हो गया ये सब? यस मैम। अब सेक्शन 36 क्या कहता है कि एनुअल रिटर्न जो है वो भर दी शैल बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के लिए वो अवेलेबल रहती है जैसे हमारे एनुअल अकाउंट्स अवेलेबल रहते हैं, लेकिन उसके लिए पेमेंट करनी पड़ती है कुछ फीस की। मान लो मैं किसी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की अकाउंट्स देखना चाहती हूँ, तो मैं वहां जाके रजिस्ट्रार के पास कुछ फीस भरूंगी, एक एप्लीकेशन दूंगी और अकाउंट्स देख लूंगी। ठीक है। इफ इन एनी रिटर्न एनी पर्सन मेक्स एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, अब मान लो मैंने उनकी रिटर्न देख ली और उसमें उन्होंने कोई स्टेटमेंट जो है वो गलत दी हुई है और वो मटेरियल है पर्टिकुलर नोइंग टू फॉल्स, पर्टिकुलरली उन्होंने जान के झूठ बोला है, ठीक है, या छुपाया है कुछ मटेरियल फैक्ट, तो फिर हम क्या करेंगे, बता देंगे। और जब ये चीज क्लियर हो जाती है तो ये भी पनिशेबल है, गलत स्टेटमेंट देना या छुपाना। उसमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 2 साल तक की, और उसके साथ साथ फाइन भी हो सकता है 5 लाख तक का, और 1 लाख से कम नहीं है। यानी कि गलत स्टेटमेंट देने का फाइन जो है वो 1 लाख से 5 लाख तक है, और 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। क्लियर हो गया ये चीज? यस मैम। अब आता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट भी करवाना है। द अकाउंट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप shall be audited in accordance with the prescribed rules. An auditor or auditors of the limited liability partnership shall be appointed for each financial year. हर फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑडिटर अलग अपॉइंट होता है, चाहे उसी को दोबारा कर लो, लेकिन ऑडिटर 1 साल के लिए ही अपॉइंट होता है। समझ आ गई आपको ये बात? Yes, ma'am. For auditing the accounts, a person shall be qualified for the appointment and auditor of the limited liability partnership unless he is chartered accountant in practice. तो कौन कर सकता है ऑडिट? चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लियर? Yes, ma'am. अब देखिए आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में आपको अगर फॉर्मेट याद है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। पी एंड क्यू LLP, देखो नाम के बाद हमने पढ़ा था ना LLP लिखना जरूरी है, याद है आपको? Yes, ma'am. इलेक्ट्रिक Yes, गुड्स ma'am. है। ट्रायल बैलेंस आपको दी हुई है, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स बनाने आपको आते हैं। अब आपने करना क्या है, क्या फर्क है इसमें और बाकियों में? एडजस्टमेंट्स भी आपको करनी आती हैं। सिर्फ क्या फर्क है बताओगे? कि फॉर्मेट, फॉर्मेट आपने बिल्कुल वही बनाना है जो इसने दिया हुआ है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ बताना पड़ेगा आपको। डेप्रिसिएशन आपको लगानी आती है, आउटस्टैंडिंग लगानी आती है, कर सकते हो ना सब? Yes, ma'am. दिस इज नॉर्मल क्वेश्चन। लाइक आपको ट्रायल बैलेंस दी हुई है, एडजस्टमेंट दी हुई है, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मेट आपको ठीक बनाना है और कुछ नहीं करना है। एंड विद दिस योर चैप्टर इज ओवर नाउ। पार्टनरशिप आपकी खत्म हो गई है। अब हमारा एक टॉपिक रह गया है, लीज, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, जो हम कल करेंगे। ठीक है? क्लियर है? ओके मैम। Yes, ma'am. कल मिलते हैं फिर 7 बजे। ठीक है? ओके मैम। Okay, ma'am. ओके, बाय, गुड नाइट।